हेलो गाइस, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। इट्स मी योर मेंटोर विकास दास। तो गाइस, आज का जो हमारा केमिस्ट्री का सेशन है इट्स रिगार्डिंग 40 एमसीक्यूज जो मिक्स कंपाइल अप है बहुत सारे चैप्टर्स का जो अभी तक हमने खत्म कर रखे हैं। तो कुल मिला के 2 सेशंस मैंने डिसाइड करे हैं आपके लिए और ये प्रिपेयर करे हैं आप सभी बच्चों के लिए। तो 40 एमसीक्यूज हम इस सेशन में करेंगे एंड 40 एमसीक्यूज विल टेक इन अनदर सेशन। तो 40 एमसीक्यूज का स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे और पॉजिटिव माइंडसेट से। चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो बहुत इजी क्वेश्चंस भी है इसमें और बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चंस भी हैं। आपने ये देखना है कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो। आप जरूर मुझे अपना स्कोर जो है जरूर बताना। आप हमें मेल कर सकते हो, यू नो अवर मेल आईडी। तो आप अपने स्कोर जरूर मेल करो हमें, हम देखेंगे आप क्या स्कोर आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट एमसीक्यू यहां पे लिखा हुआ है, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। कहता फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। अब देखो 2-3 तरीके के फादर तो हर किसी ना किसी सब्जेक्ट की स्टार्ट तो किसी ना किसी इंसान ने की है, किसी ना किसी साइंटिस्ट ने की है। तो वो जो इंसान है जिससे उस सब्जेक्ट की स्टार्ट हुई है उसका फादर है। मॉडर्न केमिस्ट्री की स्टार्ट हुई थी लेवोसियर से। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो ऑप्शन है ऑप्शन सी इज द अप्रोप्रिएट आंसर, लेवोसियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन सी इज द अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, लेवोसियर। सेकंड क्वेश्चन पे आओ, Which of the following are the most favorable conditions for liquefying a gas? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक गैस है, यहां पे मैं आपको बताता हूं कंटेनर, यहां पे गैस के पार्टिकल दूर 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 जैसे रिश्तेदार होते हैं दूर के, है ना, दूर के रिश्तेदार होते हैं वैसे दूर दूर। कहता क्या कंडीशन दूंगा इसको कि इसके पार्टिकल जो है थोड़े थोड़े पास पास आ जाएंगे। थोड़े थोड़े पास पास का मतलब है कि बच्चों लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में। तो क्या करूंगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों लिक्विफाइंग ऑफ गैस। ठीक है, लिक्विफाइंग ऑफ गैस। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन दूंगा। सबसे पहली बात, मैं प्रेशर बहुत हाई कर दूंगा। मैं आपको बताता हूं इस सिनेरियो लिक्विफाइंग गैस के लिए क्या करूंगा, हाई प्रेशर प्रोवाइड कर दूंगा एंड हाई प्रेशर के साथ साथ मैं टेम्परेचर लो कर दूंगा। तो जो ऑप्शन आपको यहां दिखे लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर के रिगार्डिंग वो आपका आंसर होने वाला है। तो देखते हैं क्या ऑप्शन है। चलिए लेट्स सी। तो लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, हमारा ऑप्शन था हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। सीधे हाई प्रेशर लो टेम्परेचर ढूंढो। लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। दिस इज द ऑप्शन डी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सी, सेकंड का डी। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन पे आओ। चलो जी, तीसरा क्वेश्चन, रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट on thin gold foil was responsible for the discovery of। हमने एटॉमिक चैप्टर का नाम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वी हैव डिस्कस अबाउट रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से क्या मिला वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्या थ्योरी थी और क्या एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। कुल मिला के 3 मॉडल आए। सबसे पहले आया आपका थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है बच्चों, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन मॉडल की डिस्कवरी किस चीज की हुई बच्चों? इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया। उसके बाद रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ और रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के वजह से रदरफोर्ड ने, पूरा नाम इनका है अर्नस्ट रदरफोर्ड जी ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर डाली। ठीक है, रदरफोर्ड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस की डिस्कवर कर डाली। उसके बाद तीसरा एक्सपेरिमेंट हुआ और एक मॉडल आया, दैट इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर ने एनर्जी लेवल्स की डिस्क्रिप्शन की थी और रदरफोर्ड मॉडल को बहुत इंप्रूव्ड वे में प्रोवाइड किया था हमें। तो ये जिसको ऑर्बिट्स बोलते हैं, इसकी डिस्कवरी की थी बोहर ने। ठीक है, तो कुल मिला के रदरफोर्ड के मॉडल से अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से किस चीज की डिस्कवरी हुई थी बच्चों? अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से किस चीज की डिस्कवरी हुई थी? न्यूक्लियस की। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किस चीज की डिस्कवरी हुई थी? न्यूक्लियस की। तो यहां पर जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा हमारे पास न्यूक्लियस। तो देखते हैं क्या ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटॉमिक न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन। तो अगर मेरे ख्याल आपके ख्याल से मिले तो वी आर मार्किंग एटॉमिक न्यूक्लियस ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी को मार्क करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता वेरी स्मॉल इनसॉल्युबल पार्टिकल्स इन अ लिक्विड में बी सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय यूजिंग। कहता है कि बहुत छोटे छोटे इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होंगे जब, कहता ऐसे पार्टिकल जो इनसॉल्युबल इन नेचर होंगे और लेकिन उसका साइज बहुत छोटा होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे एक प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, लिक्विड आएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ऐसे लिक्विड आया। ठीक है, ढेर सारा। अब मैं इसमें बनाता हूं छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये बीच में ग्रे वाले। ठीक है, जो इनसॉल्युबल नेचर के हैं, जो घुले ही नहीं है। ठीक है, ग्रे वाले दिख रहे होंगे जो इनसॉल्युबल नेचर के हैं, घुले ही नहीं है। कहता है इसको
प्रिपेयर करने के लिए या इसको फिल्टर आउट करने के लिए, इसको हमें फिल्ट्रेट करने के लिए किस मेथड का यूज कर सकते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। अब आंसर हमारे पास यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन में मैं बताता हूँ। क्रिस्टलाइजेशन में जो दो चीजों को हम सेपरेट करते हैं एक दूसरे से, ये प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन का टॉपिक है। तो क्रिस्टलाइजेशन में हम जिन दो चीजों को सेपरेट करते हैं, दे आर सॉल्यूबल टू ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे से सॉल्यूबल रहते हैं, ठीक है। पर फर्क ये रहता है कि उनमें जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है, बता रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है बच्चों, वो थोड़ा सा हाई रहता है। जैसे बेंजीन और टॉलिन की बात करोगे, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 357 केल्विन के आसपास है, और जो टॉलिन का बॉइलिंग पॉइंट है वो 453 केल्विन के आसपास है, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस का गैप पड़ जाएगा, जिसकी वजह से क्रिस्टलाइजेशन में उन दोनों को फिल्ट्रेट कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सेम चीज होती है, जो दो लिक्विड्स आपस में एक दूसरे से सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल मतलब दो लिक्विड आपस में घुल गए, अब उनको प्यूरिफाई कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। इसमें लेकिन होता क्या है कि इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है बहुत कम होता है, इसीलिए ये वाला तरीका लगाया जाता है। आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर सवाल हमारा होना चाहिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता क्या, थोड़ा सा बता देता हूँ, चलो आप ही के लिए कर रहे हैं, ठीक है। देखो क्या होता है कि एक बीकर लिया उन्होंने, ठीक है, बीकर लिया, इसमें ऐसे लिक्विड इन्होंने डाले जो एक दूसरे में बहुत सॉल्युबल है, लेकिन फॉर एग्जांपल के तौर पे मिथेनॉल और प्रोपेनॉल, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एग्जांपल भी लिख देता हूँ। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 328 केल्विन, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 330 केल्विन, इनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम, जिसकी वजह से जब आप इसको नीचे से हीट करोगे ना बच्चों, जब आप इसको हीट करोगे, ठीक है, जब आप इसको हीट करोगे तो ये हीट तो होगा और ये जो है बॉयल होके वेपर्स में कन्वर्ट भी होगा, लेकिन इसमें मिथेनॉल और प्रोपेनॉल दोनों वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे होंगे। अगर मैं इसको टेम्परेचर जो है लगा लो दूंगा 325 केल्विन, ठीक है, तो मिथेनॉल सबसे ज्यादा बॉयल हो रहा होगा और प्रोपेनॉल थोड़ा कम, मतलब आगे जाके इसको जब मैं कंडेंसेशन करके अगले दूसरे बीकर में जब इसको इकट्ठा करूंगा, कंडेंसेशन मतलब जब इसको बॉयल किया ये वेपर्स बन गए, वेपर्स बन गए, इन वेपर्स को वापस से आगे कलेक्ट करके 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 इनको फिर से कंडेंसेशन प्रोसेस किया, यहाँ पे कंडेंस किया इनको, ठीक है, यहाँ पे कंडेंस करा गया, जब कंडेंस करा तो यहाँ पर लिक्विड आ गया, ठीक है बच्चों। अब इस लिक्विड और इस लिक्विड में ये फर्क है कि इसमें अगर 50% मेथनॉल था और 50% प्रोपेनॉल था, तो इस सॉल्यूशन में ये जो मिथेनॉल होगा गाइस, ये जो होगा यहाँ पर ये होगा आपका, लगा लो लगभग 78 से 85%, और ये जो प्रोपेनॉल होगा ये होगा 15% के आसपास, ठीक है। तो इतना गैप पड़ गया इस सॉल्यूशन में, ठीक है। अब हुआ क्या कि अब इसमें प्रॉपर मिथेनॉल और प्रोपेनॉल तो नहीं है, फिर से इस जो लिक्विड को है इसको इस बीकर में डालेंगे और सेम मेथड से इसको पास करेंगे और सेम इसको बॉइलिंग पॉइंट देंगे, और जब आगे ये फिर से फिल्ट्रेट होके आएगा तो आगे फिल्ट्रेट होके फिर से और प्यूरिफाइड फॉर्म आ जाएगी मिथेनॉल की, और प्रोपेनॉल अलग होता जाएगा और पीछे रहता जाएगा, ठीक है। तो दिस मेथड इज ऑल अबाउट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि इसमें डिस्टिलेशन तो करी लेकिन फ्रैक्शंस के तौर पे, फ्रैक्शंस के पैमाने पे डिस्टिलेशन करी, सो दिस मेथड इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है गाइस, एक बार देख लो इसको। चलो, तो तीसरा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि हम देखते हैं कि पार्टिकल्स आपस में जितने घुले हुए हैं तो उसके एक्सटर्नल फोर्स को यूटिलाइज करके हम उसको सेपरेट करते हैं। जैसे देखा होगा बटर निकालते हैं, है ना, मक्खन निकालते हैं, लस्सी बनाते हैं, दही निकालते हैं, वो सारे के सारा इस मेथड से निकालते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन से। तो इसमें भी सॉल्युबल नेचर के होते हैं, सिर्फ इनसॉल्युबल नेचर का जो पार्टिकल होता है वो डिकेंटेशन में होता है, ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन है दैट इज डिकेंटेशन। आपके लिए एक होमवर्क, डिकेंटेशन क्या होता है ये आपका सवाल है, हमें जरूर टेक्स्ट करके बताइएगा, ठीक है। चलो जी, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। बाकी क्रिस्टलाइजेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेम ही होता है, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन में क्रिस्टल्स में कन्वर्ट करते हैं, ये कॉलेज लेवल का एक्सपेरिमेंट है कि इसमें क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन भी बता देता हूँ थोड़ा सा। इसमें क्या होता है कि एक बीकर में आपने सॉल्यूशन लिया, अब उसमें इंप्योरिटी होगी, हमने उसको बॉयल किया, अब इसमें बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसको जब हमने बॉईल किया और फिर बॉईल करके इसका लिक्विड आया और उसको फिल्टर पेपर से पास किया ना, तो वो जो इम्प्योरिटी होगी वो पीछे क्रिस्टल्स बन के रह जाती है और पीछे जो नीचे है वो सॉल्यूशन ओरिजिनल वाला लिक्विड जो कंटेंट है वो पास हो जाता है, ठीक है। तो दिस मैथड, ठीक है, इज ऑल अबाउट क्रिस्टलाइजेशन। तो फोर्थ क्वेश्चन आंसर इज डी, डिकेंटेशन। रिएक्शन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिएक्टेंट्स विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, कहता है इसमें से कौन सी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, कॉपर एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, जिंक एंड नाइट्रिक एसिड,
कैल्शियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कहता है इसमें से किस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सबसे पहले ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है ना। तो दोनों चीजें देखनी पड़ेगी, उसके बाद रिएक्शन होगी। देखो इन्होंने बोला कि जब सबसे पहले रिएक्शन में यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद HCl, बैलेंस बैलेंस करके ये बन जाएगा MgCl2 + H2, ठीक है, ठीक है, MgCl2 + H2। दूसरे नंबर पे आ गया कॉपर प्लस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है, कॉपर प्लस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3। HNO3 इज अ वीक एसिड, ये रिएक्शन कंसीडर ही नहीं होती है, पॉसिबल ही नहीं है, रिएक्शन होती नहीं है, क्योंकि कॉपर यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। फिर आती है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 + HCl, ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा, ठीक है, यहाँ पे CaCl बन जाएगा और H2CO3 बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है यहाँ पे। जिंक और नाइट्रिक एसिड, अगेन जिंक प्लस HNO3, ये नॉन रिएक्टिव नेचर का है। HNO3 सिर्फ कुछ चुनिंदा कंपाउंड से रिएक्शन कर सकती है और जिंक उसका नाम नहीं है, जिंक के साथ ये कोई रिएक्शन शो नहीं कर सकती है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है ए, मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसको मार्क करना। ऑप्शन ए क्यों है, क्योंकि मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके देगा। यहां पर आप बोल सकते हो कि जिंक और नाइट्रिक एसिड भी तो सर मेटल और एसिड है, लेकिन एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड थोड़ा अच्छा एसिड है, थोड़ा बेटर एसिड है नाइट्रिक एसिड से। नाइट्रिक एसिड थोड़ा वीकर एसिड है, वीक एसिड होने की वजह से ये प्रॉपरली कोई रिएक्शन शो नहीं कर पाता, और खासकर जिंक को तो डिस्प्लेस कर ही नहीं पाता, और जिंक के साथ रिएक्शन कर ही नहीं पाता। जब जिंक के साथ रिएक्शन ही नहीं हुई तो हाइड्रोजन गैस कहां से निकलेगी, ठीक है। बाकी कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इसलिए नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करा, तो इसी रीजन की वजह से ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, ठीक है बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन टू हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कहता हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड CO2 में सबसे कॉमन बात बताओ सब में। कहता दे आर डायटोमिक। देखते हैं, हाइड्रोजन डायटोमिक होता है, नाइट्रोजन डायटोमिक होता है, ऑक्सीजन डायटोमिक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड डायटोमिक नेचर का नहीं होता है, ये ट्राइटोमिक होता है। 3 एटम है ना, कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, टोटल 3 एटम। तो ए ऑप्शन हो गया गलत। मारो काटा मारो उसको, छोड़ दो। दे आर ऑल गैसेस एट रूम टेम्परेचर। हाँ, रूम टेम्परेचर भी दोनों गैसेस हैं। मैं अगले ऑप्शन भी पढ़ता हूं, पर मुझे लगता है ऑप्शन बी सही होना चाहिए। दे आर ऑल कलर्ड, कलर्ड तो बिल्कुल नहीं होते हैं। दे ऑल हैव सेम रिएक्टिविटी, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सही सोच रहे थे, सही ट्रैक पर जा रहे थे हम, ठीक है। ये जो भी गैसेस है ये सारी की सारी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहती है, सॉरी रूम टेम्परेचर पे गैसेस रहती हैं। रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो उस टेम्परेचर पे ये सारी की सारी गैसेस गैसियस स्टेट में रहती हैं और नॉन रिएक्टिव नेचर की भी होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑप्शन जो बी है, दिस द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज यूज्ड एज टाइम कीपर इन एटॉमिक क्लॉक्स। क्लास 11th में एक चैप्टर है सबसे पहला, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसमें सेकंड की डेफिनेशन दी है, ठीक है। सेकंड बताया गया कि एक ऐसा एलिमेंट है जो एक सेकंड में इतनी बारी वाइब्रेट करता है ना, तो उसको उसकी डेफिनेशन दी है 1 सेकंड, आप जरूर रीड करना उसको। तो वो जो एलिमेंट है, जो टाइम कीपर जिसको बोला गया है, टाइम कीपर मतलब जो एटॉमिक क्लॉक्स में यूज होता है और एटॉमिक क्लॉक्स में सबसे अच्छा वर्किंग करता है, दैट्स कॉल्ड सीजियम। याद रखना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम तो करते ही नहीं है, सीजियम सबसे अच्छा मेटल है, तो सीजियम टाइम कीपर के तौर पे रहता है। तो याद रखना, जब कभी भी टाइम की बात हो और टाइम के साथ कोई ना कोई एलिमेंट जोड़ा गया हो तो सीजियम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। 8 पे आ जाओ भाई साहब। हाय 8 पे, अच्छा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस डिजॉल्व्स इन वाटर टू गिव एसिडिक सॉल्यूशन। कहता है इसमें से कौन सी गैस पानी में डिसॉल्व होती है ताकि हमें एसिडिक सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। तो हम ऑप्शंस को रीड कर लेते हैं एक बारी। डिसॉल्व्स इन वाटर टू गिव एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। कहता है इसमें से कौन सी गैस है जो पानी में घुलेगी ताकि एसिडिक सॉल्यूशन बन जाए, ठीक है। करके देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, तो इसका जो ऑक्साइड है एसिडिक नेचर का, तो ये जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑक्साइड की बात हो रही है, तीनों तो एलिमेंट है ना, ये ऑक्साइड है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड
NMO का मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो अगर उसको पानी में डालेंगे तो जरूरी पानी को एसिडिक नेचर ही बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कोल्ड ड्रिंक है ना, कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है तो एसिडिक नेचर की होती है ना कोल्ड ड्रिंक, तो इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन ए। ठीक है, अगला, द मटेरियल यूज्ड फॉर सेफ्टी फ्रॉम न्यूक्लियर रेडिएशन इज, क्या था इसमें से कौन सा मटेरियल न्यूक्लियर रेडिएशन से सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है, लेड इज द राइट आंसर। क्योंकि मैं देख रहा था यहाँ पर कॉपर, प्लैटिनम, आयरन जो है ये थोड़े रिएक्टिविटी सीरीज वाले मेटल होते हैं और सारे के सारे मेटल होते हैं। सबसे पहले जरूरी चीज सबके सब मेटल होते हैं। जो लेड होता है वो थोड़ा सा नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो करता है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 10th क्वेश्चन पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर, टाइम ही वेस्ट करते हैं, कौन सा नेचुरल पॉलीमर है, केवलार, लेक्सान, बेकलाइट, सिल्क। बेकलाइट इज अ पॉलीमर जो आर्टिफिशियली लैब में प्रिपेयर होता है। क्लास 12th चैप्टर पॉलीमर्स, ठीक है, पता नहीं बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर आगे पीछे का चैप्टर है कुछ, तो बेकलाइट वहां पर इसका जिक्र हो रखा है और बेकलाइट की प्रिपरेशन भी दे रखी है उन्होंने कि हेक्सासाइनाइड से प्रिपरेशन होती है। ठीक है, तो वो प्रिपरेशन दे रखी है एक। तो बेकलाइट इज अ नेचुरल बेकलाइट इज एन आर्टिफिशियल पॉलीमर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज और कमर्शियल प्रोसेसेस के लिए बहुत प्रिपेयर होता है। केवलार भी एक आर्टिफिशियल पॉलीमर है, लैब में प्रिपेयर होता है। लेक्सान इज ऑल्सो आर्टिफिशियल पॉलीमर। लेक्सान थोड़ा सा हार्ड नेचर का होता है, इसलिए गाड़ियों में थोड़ा यूज हो जाता है इसका कवरिंग ववरिंग के लिए ना। सिल्क इज द राइट आंसर, सिल्क इज द नेचुरल पॉलीमर। ठीक है, सिल्क इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन बी सिल्क। ठीक है, मार्क नहीं कर रहा हूं, 10th का आंसर ऑप्शन बी। क्या था यूरिया, नाइट्रोजन का, क्या था यूरिया इज, क्या था यूरिया क्या है, क्या था यूरिया एक नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या था यूरिया जो है ऑप्शन ए नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, अ नाइट्रोजन कंटेनिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अ प्लांट हार्मोन एंड एंडरगोनिक कंपाउंड। मतलब क्या कहता कि यूरिया के बारे में हमने बताने की कौन सी बात सच है कि यूरिया क्या है, एक नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्लांट का हार्मोन है कि इंडरगोनिक कंपाउंड है। ठीक है, आपको मैं सारी सारी बातें बता देता हूं क्या है यूरिया। एक्चुअली यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, दिस इज द फॉर्मूला फॉर यूरिया। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला रहता है 14 to 16, 16 32, 32 14, अच्छा कुछ ना कुछ तो होगा ही। ठीक है, तो यूरिया का फॉर्मूला रहता है, दिस इज कॉल्ड यूरिया। अब यूरिया जो है, आपको यूरिया की बात बताता हूँ, यूरिया में नाइट्रोजन है, बिल्कुल नाइट्रोजन है, तो ऑप्शन ए और बी में से एक होना चाहिए। प्लांट हार्मोन तो नहीं है, प्लांट हार्मोन में जितना बायो मेरे को याद है ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन वैसा कुछ आएगा, बायो वाले सर पढ़ा भी रहे होंगे आपको अंकित सर। ठीक है, तो प्लांट हार्मोन थोड़ा सा उस सिनेरियो में जाता है। यूरिया को है एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, प्लांट हार्मोन नहीं है ये। ठीक है, और इंडरगोनिक कंपाउंड नहीं है, हमें ए और बी में से चूज करना है, बाकी वो ऑप्शन को छोड़ दो। तो अब यूरिया जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है गाइस, थोड़ा ध्यान देना, ऑर्गेनिक इन नेचर होता है। तो जहां ऑर्गेनिक वाला ऑप्शन दिखे वो टिक कर लेना। तो 11th क्वेश्चन का आंसर ए, मार्क करो 11th का आंसर ए। ठीक है, 12th क्वेश्चन पे आ जाओ। द स्टेंच ड्यू टू लीकेज फ्रॉम LPG सिलेंडर इज बिकॉज ऑफ, कहता जब LPG सिलेंडर से लीकेज होती है, ठीक है, कहता जब LPG सिलेंडर से जब लीकेज होती है तो कहता है वो जो एक स्मेल आती है ना, स्मेल आती है, तो वो स्मेल किस वजह से होती है, क्या चीज होती है वो, उस केमिकल का नाम मैं आपको बता देता हूँ, बहुत प्यारा सा नाम है, बोलने में ऐसे लगता है चलो भाई कितनी किसी एक हसीने का नाम लिया, ध्यान से सुनना, ऐसा लगता है कोई हॉलीवुड एक्टर है। जो LPG की लीकेज में जो खुशबू आती है ना, दैट्स कॉल्ड इथाइल, ऐसे लगेगा, देखना किसी फॉरेन मूवी की एक्टर है, मर कैप्टन, इथाइल मर कैप्टन। ठीक है, ऐसा लगता है कैप्टन अमेरिका जैसे किसी शख्स का नाम ले लिया। ठीक है, इथाइल मर कैप्टन। तो LPG वाले क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर ए मिथेन, बी प्रोपेन, सी ब्यूटेन, डी इथाइल मर कैप्टन। इथाइल मर कैप्टन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर डी। ठीक है, अब 13 पे आ जाओ। 13, question number 13 guys, question number 13, we are looking for question number 13. which one of the following organic acids is abundant in grapes, tamarind and banana? कहता इसमें से कौन सा ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो इमली में, अंगूर में और केले में सबसे ज्यादा पाया जाता है। मैं आपको बताता हूँ, इमली विमली के केस में ना, टैमरिंड, ग्रेप्स और बनाना, इनमें एक एसिड होता है दैट इज कॉल्ड टार्टरिक एसिड, वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, जैसे स्टिंग विंग की बात करेंगे ना, जैसे चींटी काटती है उसकी स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, वैसे ही फ्रूट्स होते हैं, जैसे इमली है, अंगूर है या केले हैं, तो उनमें टार्टरिक एसिड होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लैक्टिक एसिड जो होता है वो आपको पता है दूध में होता है, सिट्रिक एसिड आपका ऑरेंजेस, लेमन, सिट्रस फ्रूट्स में होता है, और एसिटिक एसिड आपका वही फॉर्मिक एसिड होता है जो
आंट की स्टिंग में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ, कहता है ब्रॉन्ज किस किस का अलॉय है। अरे ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर, अच्छा एक एलिमेंट दिया, मैं वही सोचूं, मैं एक ही एलिमेंट दिया हुआ है। ब्रॉन्ज किसका अलॉय है, ब्रॉन्ज अलॉय है बच्चों कॉपर और टिन का, ठीक है। ब्रॉन्ज अलॉय है कॉपर एंड टिन, तो कॉपर टिन के अलॉय को ब्रॉन्ज बोलते हैं हम, ठीक है। 80% 90% कॉपर यूज होता है, 10% टिन यूज होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो टिन है, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन 15 लिक्विड वाटर इज, ठीक है 15th भी आएगा, जरूर आएगा, हमारे हथे जरूर चढ़ेगा, आज इसको शहादत देनी ही पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखो, लिक्विड वाटर इज डेंसर देन आइस ड्यू टू, कहता है जो पानी होता है वो आइस से ज्यादा डेंसर क्यों होता है, ठीक है, ध्यान समझना। कहता जो बर्फ होता है ना उसकी डेंसिटी कम होती है, कहता है पानी जो होता है ना उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है, ठीक है, वो क्यों होती है। कहता है इसका ऑप्शन देखो, कहता है हाइट सरफेस टेंशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स फोर्सेस, कोवलेंट बॉन्डिंग। कहता है इसका आंसर देखो क्या बताता हूँ, कहता है जो पानी होता है ना, पानी में सबसे अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, याद रखना, आपको मैं बता रहा हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, जिसकी वजह से इसका जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि बॉन्ड आपस में एक दूसरे के पास पास आ रहे होते हैं और एक अच्छी अट्रैक्शन होती है। और गैसेज में वैन डर वाल्स फोर्सेस होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग म्यूचुअल शेयरिंग का बॉन्डिंग को बोलते हैं। सरफेस टेंशन पता क्या होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी है, पानी में ये टॉप सरफेस पे मॉलिक्यूल है, नीचे वाले सरफेस पे मॉलिक्यूल है, तीसरे नंबर सरफेस पे मॉलिक्यूल है, तो बीच में जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होगा उसके आगे पीछे सिर्फ पानी, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेट फोर्स 0 लग रही है। पर ये जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल है, ये वाला जिसको मैं ज्यादा मार्क कर दिया, ठीक है, कहता है इस मॉलिक्यूल पे ऊपर से हवा नीचे से पानी फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं होगी, तो उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑप्शन बी मार्क कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 16 रीड करो, ऑप्शंस देन रीड करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ हैवी वाटर, कहता है इसमें से हैवी वाटर का केमिकल नेम क्या है। D2O बोलते हैं भाई, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन हैवी हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। ड्यूटेरियम को मैं सीधे सीधे बताता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है ड्यूटेरियम हैवी वाटर का, H2O, ये होता है नॉर्मल वाटर, ठीक है। हैवी वाटर होता है D2O, ठीक है, जिसको हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलेंगे, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मार्क इट। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन सी मार्क कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमीकंडक्टर, कहता है इसमें से कौन सा सेमीकंडक्टर नहीं है। सिलिकॉन इज अ वेरी गुड सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, गैलियम सेमीकंडक्टर है, गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर है। असल में देखा जाए गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर क्यों है, क्योंकि गैलियम भी अलग से सेमीकंडक्टर है, आर्सेनिक भी सेमीकंडक्टर है, तो इनका जो कंपाउंड है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाता है, ठीक है, याद रखना। तो इसका आंसर है क्वार्ट्ज, ऑप्शन सी। 17th क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, वेरी क्विक। 18th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, कहता है इसमें से कौन सा एक फिजिकल चेंज है, ठीक है, कहता है इसमें से कौन सा एक फिजिकल चेंज है, ठीक है गाइस। तो burning of coal is a chemical change, burning of wood is a chemical change, heating of platinum crucible, heating of potassium chlorate, ठीक है। ये थोड़ा सा केमिकली चैलेंज क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा समझना ध्यान से क्या बोलूंगा। कोल का जलना C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा भाई साहब, कोला बन जाएगा, वापस से लकड़ी और कोयला नहीं बन सकता। तो सेम हिसाब से वुड का जलना एक नॉन रिवर्सिबल चेंज है, इसलिए केमिकल चेंज है, क्योंकि न्यू कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं। पोटेशियम क्लोरेट को जब आप हीट करोगे, पोटेशियम क्लोरेट आपको होता है KClO3, इसको आप हीट करोगे ना तो KO अलग बनेगा, KCl अलग बनेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन अलग से बनता है। तो ये भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पर न्यू कंपाउंड्स फॉर्म हुए। पर जब आप प्लैटिनम क्रूसिबल को आप हीट करोगे तो प्लैटिनम जो है वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, प्लैटिनम मेल्ट हो जाएगा, लेकिन वापस से इसको आप चेंज करोगे तो वापस से सॉलिड फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि प्लैटिनम क्रूसिबल को हीट करने का मतलब है कि सिर्फ प्लैटिनम है, उसको किसी चीज से जला थोड़ी रहे, किसी चीज से उसको ऑक्सीडेशन थोड़ी करवा रहे हैं। उसको हीट करने का मतलब है उसको बस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वापस से सुखा के लिक्विड से सॉलिड में कर लेंगे, रिवर्सिबल चेंज है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द पीएच वैल्यू ऑफ ए सैंपल, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएच वैल्यू ऑफ ए सैंपल ऑफ मल्टीपल डिस्टिल्ड वाटर इज, कहता है सैंपल का पीएच वैल्यू जो है, जो एक सैंपल का जो एक सैंपल क्या बोल रहा हूं मैं, कहता है एक सैंपल पानी जो डिस्टिल्ड वाटर है अलग अलग जगह से इकट्ठा किया हुआ, सॉरी प्रीवियस मेरी ज़बान थोड़ी अटक गई थी, मेरा दिमाग उसी साइकिल में चल रहा था।
ठीक है, तो जो एक अगर मैं अलग अलग जगह से कुछ पानी के सैंपल्स इकट्ठा करूं डिस्टिल्ड वाटर के, कहता उसका पीएच जो है किस किस रेंज में लाई करेगा, या 0 होगा या B14 होगा या वेरी नियर टू 0 या वेरी नियर टू 7। देखो ध्यान से, इसका आंसर होना चाहिए 7। मैं बताता हूं क्यों आंसर होना चाहिए 7। ठीक है, क्योंकि देखो अगर पीएच चार्ट देखा जाए तो 0 से 7 के बीच में एसिड्स, ठीक है एसिड्स, और 7 से 14 के बीच में बेसिस। ठीक है बच्चों, बेसिस। तो एसिड और बेसिस, सो 7 पे क्या आएगा, न्यूट्रल। तो पानी जो होगा, क्योंकि अगर डिस्टिल्ड वाटर अलग अलग जगह से इकट्ठा किया है, मे भी एसिडिक हो, मे भी थोड़ा स्लाइटली बेसिक हो, लेकिन रहेगा 7 के पास पास ही। तो इसका जो आंसर है वेरी नियर टू 7, याद रखना। ठीक है, क्योंकि 0 नहीं हो सकता क्योंकि एसिडिक हो जाएगा, 14 नहीं हो सकता क्योंकि बेसिक हो जाएगा, वेरी नियर टू 0 मतलब एसिडिक, वेरी नियर टू 7 मतलब न्यूट्रल। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, कहता विच, अगला क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। कहता इसमें से कौन सी एक ऐसी प्रॉपर्टी है एलिमेंट की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है उसका। तो एक एलिमेंट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यही है कि किस हिसाब से उसको पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है। और अगर पीरियोडिक टेबल की बुनियाद देखी जाए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, वो ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर है। तो यहां पर जो आंसर है दैट्स कॉल्ड एटॉमिक नंबर, क्योंकि डेंसिटी वेंसिटी तो सब डिफर करता है, किसी की सेम भी हो सकती है, पर एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एक एलिमेंट का उसका एटॉमिक नंबर होता है। चलो जी थोड़ा सा, कहता देयर आर 2 एलिमेंट्स, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 एंड एर्गॉन एटॉमिक नंबर 40। कहता कैल्शियम है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, एक सेकंड, हाँ एर्गॉन है जिसका एटॉमिक नंबर 40 है। कहता दे आर देयरफॉर नोन एज, बहुत बार किया यार, आइसोबार्स बोलते हैं, ऑप्शन सी। ठीक है, आइसोबार्स क्या होता है कि जिसका एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है पर एटॉमिक मास सेम रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर आइसोटोन्स नहीं है, न्यूट्रॉन्स की बात होती है वो। ठीक है, तो आइसोबार्स इज द सही राइट आंसर, ऑप्शन सी को मार्क करना 21st के लिए। कहता प्लम पुडिंग मॉडल फॉर एन एटम वाज प्रपोज्ड बाय। प्लम पुडिंग मॉडल जो है थॉमसन मॉडल को बोलते हैं, उसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। तो जे थॉमसन इज द राइट आंसर। 22 क्वेश्चन, ऑप्शन डी। इजी क्वेश्चन है इसलिए जबान पे है। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन। कहता एक एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज किस बात पे डिपेंड करेंगी। ठीक है, द नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट। कहता है आइसोटोप्स पे डिपेंड करेगी कि कितने आइसोटोप्स बनते हैं उसके। कहता है मास नंबर पे डिपेंड करेगी कि एक एलिमेंट का मास नंबर कितना है। तीसरा ऑप्शन देखो, द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द एलिमेंट, की सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन्स किस एलिमेंट में है इस बात पे डिपेंड करेगी। या द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एलिमेंट। अगर मैं आपको बात बताऊं, केमिकल प्रॉपर्टीज इस बात पे डिपेंड करती है, देखो मेटल है नॉन मेटल है, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन सही है आ रहे हैं। ठीक है, अब जा रहे हैं तो मेटल है, अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं तो वो नॉन मेटल है। तो इलेक्ट्रॉन जाने और आने पे ही वैलेंसी का कंसेप्ट, ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट, हर एक कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन के आने जाने पे ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी चार्ज क्रिएट होगा। तो सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के जाने आने पे है। तो इसीलिए जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। ओए होए बहुत सही, ऑप्शन डी पे पहले ही मार्किंग बजी हुई थी। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 कहता 24वें क्वेश्चन में देखो क्या करना है। कहता द पेस्ट ऑफ व्हाइट मटेरियल इन वाटर, एक सेकेंड बच्चों, कहता द पेस्ट ऑफ व्हाइट मटेरियल इन वाटर इज यूज्ड टू मेंटेन ए फ्रैक्चर्ड बोन। अच्छा ठीक, मैं क्वेश्चन पहली बार रीड किया ये, चलो लेट्स सी। कहता एक व्हाइट मटेरियल है, कहता उसका जो पेस्ट है ना उसको फ्रैक्चर्ड बोन को ठीक करने में काम आता है। वो होता है ना, लगती है क्या बोलते हैं उसको, प्लास्टर। तो नाम से ही है, प्लास्टर बोल ही दिया, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका सही आंसर। देखो होता क्या है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना बच्चों, वो पाउडरी फॉर्म में होता है। हम प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज नहीं करते, हम जिप्सम यूज करते हैं। होता क्या है कि CaSO4 कैल्शियम सल्फेट 1/2 H2O, ये होता है प्लास्टर। ठीक है, ठीक है, ये होता है प्लास्टर। हम इसमें क्या करते हैं, डालते हैं पानी, ये पाउडरी फॉर्म में होता है, हम इसमें डालते हैं पानी, और जब हम पानी डालते हैं 3/2 H2O तो ये बन जाता है बच्चों जिप्सम, CaSO4.2 टाइम्स H2O। और ये जो है ये बहुत हार्ड कंपाउंड टाइप बन जाता है सूखने के बाद, जिसकी मूर्तियां बनती है, स्टैचूज बनते हैं, न जाने कितनी चीजें बनती है। आधे लोग दांत लगाते हैं, हड्डियां ठीक हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा अगला करो। एन इमल्शन कंसिस्ट ऑफ, कहता है एक इमल्शन किस चीज की बनी होती है। 1 लिक्विड 1 सॉलिड,
1 लिक्विड 1 गैस 2 लिक्विड 2 सॉलिड। इमल्शन देखो ऑयल और वाटर का मिक्सचर होता है, ऑयल और वाटर का मिक्सचर होता है जो घुलता नहीं है, इसको जोड़ने के लिए साथ में एक केमिकल यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इमल्सिफायर। और जैसे दूध होता है, दूध में ऑयल और वाटर का मिक्सचर होता है और इमल्सिफायर होता है फैट, याद रखना मिल्क के केस में, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखना। तो यहाँ पर ऑयल और वाटर है तो दोनों लिक्विड्स हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। अ पर्ल इज अ हार्ड ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस विद इन द सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ ए मोलस्क। फाइलम मोलस्का किंगडम, मोलस्का बायो में थोड़ा सा अंकित सर को थोड़ा रेफर करना, ठीक है। मोलस्का वो होते हैं जिनको कवरिंग होती है शेल्स के तौर पे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पर्ल। कहता है इसमें से सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पर्ल का क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है भाई, CaCO3, बता रहा हूँ, याद रख लियो। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे मैं रीड ही नहीं करूंगा, याद रखने वाली बात है, या आगे रीड ही नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कहता है इसमें से कौन सा एक बैड थर्मल कंडक्टर होगा, ठीक है। एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर मेटल्स हैं, नहीं करेंगे। ग्लास इज द राइट आंसर। 27th क्वेश्चन ग्लास राइट आंसर है, आगे रीड करो। कहता है रस्टिंग इज इलेक्ट्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन। देखो केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन टॉपिक का नाम, ठीक है। कहता है रस्टिंग जो है, कहता है वो कौन सा प्रोसेस है? रस्टिंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन यार, जिसमें एक तरीके से ऑक्सीडेशन होती भी है और रिडक्शन भी होती है, इलेक्ट्रॉन्स गेन भी होते हैं, लूज भी होते हैं, एक स्पेसिफिक अलग अलग दो एलिमेंट्स के बीच में। तो रस्टिंग इज रिडॉक्स रिएक्शन, तो याद रखना रस्टिंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में एग्जांपल लेते हैं इसकी। कहता है द प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज, कहता इलेक्ट्रॉन गेन करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन करने को प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक सेकंड रुकना बच्चों। इलेक्ट्रॉन गेन करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ, बोर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। अरे यार, अच्छा देखो, हमसे सवाल है कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, ठीक है, कि अगर कोई एलिमेंट है इसको इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, जाहिर सी बात है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज चढ़ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन होने का मतलब है नेगेटिव चार्ज चढ़ रहा है, और अगर नेगेटिव चार्ज चढ़ रहा है किसी भी एलिमेंट पे, ठीक है, किसी भी एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज चढ़ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज चढ़ने का मतलब है रिडक्शन, याद रखना, ठीक है। अगर बैलेंस ही नहीं नेगेटिव जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है तो रिडक्शन, आगे की तरफ आ रही है ऑक्सीडेशन, और अगर इलेक्ट्रॉन लूज की बात होती तो ऑक्सीडेशन होता भाई, याद रखना। तो रिडक्शन, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। विच ऑफ, चलो पहले क्वेश्चन रीड ही करते हैं, फिर ऑप्शंस भी देखते हैं एक साथ। AN दिया हुआ है, पता नहीं क्या क्या। क्वेश्चन 31, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, 10 रह गए, ठीक है क्वेश्चन, थोड़ा सा पेशेंस रखो। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स शोन बाय इट्स सिंबल इज जनरली यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट्स ऑफ बल्ब। कहता इसमें से कौन सा मेटल जो है बल्ब के फिलामेंट्स में यूज होता है, ठीक है। तो वो टंगस्टन यूज होता है, W इज द साइन ऑफ टंगस्टन, याद रखना। बल्ब के फिलामेंट्स में टंगस्टन यूज होता है, W इज द साइन ऑफ टंगस्टन, याद रखना। Fe आयरन होता है, Ag सिल्वर होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो W इज द साइन ऑफ टंगस्टन। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स आर वीकेस्ट इन नेचर, कहता है इसमें से कौन सा बॉन्ड वीकेस्ट नेचर का होगा, ठीक है। कहता है इसमें से कौन सा बॉन्ड वीकेस्ट नेचर का होगा। देखो ध्यान से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सिर्फ एक वंडरवाल फोर्स और म्यूचुअल अट्रैक्शन होती है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में अट्रैक्शन होती है, कोई इलेक्ट्रॉन का लेना देना नहीं होता है, लेकिन तब भी स्ट्रॉन्गर है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का लेना देना होता तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता। इलेक्ट्रॉन का लेना देना सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में होता है। सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन्स वाले कंपाउंड, डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन्स वाले कंपाउंड, और ट्रिपल बॉन्ड मतलब एल्काइंस वाले कंपाउंड। तो इस तरीके से आप तीनों कंपाउंड देखोगे, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, तो सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड, और डी वाला हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड जो यहाँ पर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना नहीं हुआ है, सिर्फ हवा में ही बोला कि मैं तेरे को सपोर्ट करता हूँ। एक होते हैं वो दोस्त जो बोलते हैं कि यार मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, लेकिन जब मौका आता है कट लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैसा। एक होते हैं वो दोस्त जो बोलते हैं मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, जरूरत है खड़े भी हैं, तो बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो वो दोस्ती ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो इसी तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे वीकेस्ट और ये सारे के सारे स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट का सवाल होता, वीकेस्ट का आया तो हाइड्रोजन बॉन्ड, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट का सवाल होता तो मैं बिना डाउट के ट्रिपल बॉन्ड लगा देता, याद रखना। ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और सबसे एंड में हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सीरीज चलेगी यहाँ पे। तो 31st क्वेश्चन भी हो गया। 32nd क्वेश्चन पे आओ, थोड़ा सा इसको उतारो। ओजोन इज एन डैश ऑफ ऑक्सीजन, कहता ओजोन क्या है ऑक्सीजन का, ठीक है। ओजोन जो है बच्चों
ओजोन का फॉर्मूला O3, सबसे प्यारी प्रॉपर्टी, जहर होता है भाई, खाने पीने के काम नहीं आता है, पर तभी हमारे अर्थ के आगे पीछे ब्लैंकेट की तरह होता है, हमें ग्लोबल वार्मिंग से प्रोटेक्ट करता है, इंपॉर्टेंट रेडिएशन से बचाता है, बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल और यूज़फुल है। तो ओजोन क्या है ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन की ओ वाले टाइप को बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, O2 को बोलते हैं डाई ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं ट्राई ऑक्सीजन, ट्राई ऑक्सीजन को बोलते हैं ओजोन। और ओजोन जो है एक किस्म से देखा जाए तो एलोट्रॉप है ओजोन ऑक्सीजन का। एलोट्रॉप मतलब ऑक्सीजन जब एक से ज्यादा फॉर्म्स में रहता है, दैट इज कॉल्ड एलोट्रॉप। तो ओजोन इज द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन जिसमें वो अवेलेबल है, तो एलोट्रॉप इज द राइट आंसर। ठीक है, 33 हो गया। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, कहता है लूजिंग इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? जाहिर सी बात है, अभी गेनिंग इलेक्ट्रॉन कर रहे थे तो रिडक्शन बोल रहे थे, लूजिंग इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा भाई, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब गेनिंग इलेक्ट्रॉन हो रहा था तो रिडक्शन, लूजिंग हो रहा है तो फिर ऑक्सीडेशन। लूजिंग इलेक्ट्रॉन पढ़ो ना, अभी बात की पीछे। कहता एनायंस आर फाउंड बाय, कहता है एनायंस जो है इसमें से किस प्रोसेस की वजह से एनायंस बनते हैं? एनायन बनते हैं, देखो भाई एनायन वो होते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज चढ़ता है, नेगेटिव चार्ज चढ़ता है इलेक्ट्रॉन के गेन से। तो कोई भी एलिमेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, रिडक्शन हुई, तो नेगेटिव चार्ज चढ़ गया, और याद रखना जिसमें रिडक्शन हुई वो एनायंस बनाता है। तो अगर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात आ रही है तो एनायंस तो बनेंगे ही, क्योंकि एनायंस को मैंने रिलेट किया किससे? बच्चों ध्यान से देखना, एनायंस किस केस में बनते हैं? रिडक्शन वाले केस में। तो रिडक्शन ढूंढो, रिडक्शन क्या होती है? क्या होती है रिडक्शन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ठीक है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द राइट आंसर हियर। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कहता है इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बच्चों सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इसमें हीट रिलीज होती है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। देख लो, रिलीज ऑफ हीट, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, डज नॉट इन्वॉल्व एनी चेंज इन टेम्परेचर, नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। अरे यार नन वाला तो क्यों मार्क करना जब आंसर पता है हमको? अगर हमको आंसर पता है मियाँ तो क्यों नन वाला मार्क करें? तो 35वें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, 36 क्वेश्चन पे आ जाओ। 36 क्वेश्चन के ऑप्शंस भी ये भी दे रखे हैं। कहता है व्हाट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, कहता है इसमें से कौन सी एंडोथर्मिक रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन जैसे एक्सोथर्मिक में बच्चों होता क्या है कि हीट जो है ना बच्चों वो रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक में क्या होता है बच्चों? जो हीट होती है ना बच्चों वो गेन होती है या एब्जॉर्ब होती है। तो एब्जॉर्ब वाला देखो, हीट इज एब्जॉर्ब, ऑप्शन बी। 36, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अच्छे से हो रहा है, मैं जानता हूं आप ये कंसेप्ट जानते हो, तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, कहता है इसमें से कौन सा जो है वो एल्यूमिनियम का ओर है? ठीक है, इसमें से कौन सा है जो एल्यूमिनियम का ओर है? एल्यूमिनियम का देखो, मैं एल्यूमिनियम का सबसे प्यारा जो ओर है बॉक्साइट, बॉक्साइट सबसे प्यारा ओर है एल्यूमिनियम का। लेकिन होता यूं है बॉक्साइट, असल में मैं तुम्हें फॉर्मूला बताता हूँ, Al2O3। ठीक है, लेकिन है क्या कि बॉक्साइट इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो मेरे को कोई ऐसा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा जो मेरे को पता है। बॉक्साइट के अलावा सेकंड नंबर पे जहां से एल्यूमिनियम निकलती है दैट इज कॉल्ड क्रायोलाइट। ठीक है, तो क्रायोलाइट बी को मार्क करो। ठीक है, सिनबार इज ओर ऑफ मरकरी, एप्सम सॉल्ट जो है वो सोडियम क्लोराइड, सोडियम के लिए यूज होता है। जो पहला गलीना है, गलीना कॉपर वापर आयरन के लिए यूज होता है, लेकिन क्रायोलाइट इज द ओर जो एल्यूमिनियम के लिए, तो एल्यूमिनियम के ओर का नाम है क्रायोलाइट। कहता व्हाट इज नेचर ऑफ पीएच ऑफ मिल्क, कहता पीएच, मिल्क के पीएच का क्या नेचर होता है? जो यार दूध होता है ना वो स्लाइटली एसिडिक होता है, लिखा हुआ स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली बेसिक, हाईली एसिडिक, हाईली बेसिक। हाईली एसिडिक नहीं होता, क्योंकि अगर हाईली एसिडिक होता तो हमसे पिए नहीं जाता, क्योंकि मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड। मैं क्लियर बताता हूँ आपको, समझा भी देता हूँ कंसेप्ट। ठीक है, लैक्टिक एसिड होता है, और लैक्टिक एसिड वाला जो कंसेप्ट होता है उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा दूध होता है ना बच्चों, उसका पीएच जो है वो लाई करता है 5 से लेकर 7 के बीच में, जो इतना खास एसिडिक का कैरेक्टर नहीं होता, पर होता एसिडिक किया, तो इसको स्लाइटली एसिडिक काउंट कर सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रलिटी की तरफ थोड़ा ज्यादा झुकाव है इसका। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, लास्ट के 2 क्वेश्चन है बच्चों। देखो सवाल क्या पूछा, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एलोट्रॉप, कहता इसमें से कौन सी एलोट्रॉप की एग्जांपल नहीं है? डायमंड इज द एलोट्रोप, अरे यार क्या किया इन्होंने, ऑप्शन गलत कर दिए। चलो 5 ऑप्शन दे दिए, 1 2 3 4 5। चलो मैं इसको थोड़ा सा ठीक करता हूँ आप सभी के लिए, इसको कर देते हैं बी,
इसको कर देते हैं सी, इसको कर देते हैं डी, इसको कर देते हैं ई। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, कर लेते हैं इसी के हिसाब से, क्या पता आंसर मिल जाए। डायमंड इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ओजोन अभी बड़ा एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। अबे यार कर्ड तो एलोट्रॉप होता ही नहीं है, कर्ड यार कर्ड को हटा दो, कर्ड क्योंकि वो अलग ऑप्शन है, वो शायद से ऊपर से आया होगा। ठीक है, ग्रेफाइट इज एन एलोट्रॉप अगेन ऑफ कार्बन। स्टील एलोट्रॉप नहीं, स्टील किसी का एलोट्रॉप नहीं है गाइस, स्टील किसी का एलोट्रॉप नहीं है। स्टील एक कंपाउंड है जो आयरन और कार्बन को मिक्स करके बनाया जाता है। तो ऑप्शन ई जो ऑप्शन मैंने यहाँ पर दिखा था स्टील, स्टील मार्क कर लो इसके लिए 39 के लिए। सॉरी फॉर मिसकंसेप्शन की यहाँ पर एक क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है, लेकिन तब भी स्टील आंसर है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स, कहता है इसमें से किसको ठोक ठोक के शीट्स नहीं बनाया जा सकता। वो उसको नहीं बनाया जा सकता जो काफी लाइट होता है और नॉन मेटेलिक नेचर का होता है। पर यहाँ पर तो सारे मेटल है, पर यहाँ पर मेरे को देखना है कि सबसे खराब मेटल कौन सा है जो सबसे कम डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी या मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी रखता है। शीट्स वाली प्रॉपर्टी है तो मेलेबिलिटी, गोल्ड की शीट्स बन जाती हैं, सिल्वर की बन जाती हैं, एल्यूमिनियम की बनती हैं, पोटेशियम की नहीं बनती। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो 40th क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर सी है, पोटेशियम। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे 40 क्वेश्चंस का सेशन यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम मूव करेंगे। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि सेकंड जो वीडियो रहेगी वो थोड़ा सा इससे अपवर्ड सेक्शन में मैं इससे सवाल पूछूंगा और टॉपिक से थोड़ा ज़्यादा लूंगा। इस टॉपिक्स को आप जब ये वीडियो देख रहे होगे तो कृपा करके जब ये वीडियोस करोगे तो इससे पहले आप नेक्स्ट सेशन तभी देखो जब आपने सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट कर रहा हो। ठीक है, तो क्योंकि सारे के सारे टॉपिक्स मिक्स करके हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, ये कोई पर्टिकुलर सेक्शन से नहीं उठा रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं सोच रहा हूँ कि मैंने एक ही चैप्टर से पूछना है। मैं हर एक कंसेप्ट जो मैंने पढ़ाया वो पीरियोडिक टेबल, चाहे मेटल नॉन मेटल सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी, तो उसमें से कंपाइल करके मैं ओवरऑल हिसाब से एक आपको सेशन दिया है। तो नेक्स्ट सेशन भी इसी रिगार्डिंग रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। इसी तरह सपोर्ट करिए और अच्छे से मेहनत करिए, गवर्नमेंट जॉब तो लेनी ही है इस बार। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।